बहू के मायके वाले तो कितने अमीर हैं। देखना, अब बहू के मायके वाले हमें भी बहुत जल्द अमीर बना देंगे। हाँ माँ, अंजलि के माता पिता की संपत्ति बहुत जल्द हमारी होने वाली है। देखा कैसे मैंने अमीर परिवार की लड़की पटाई है। अब मैं राजा बन के राज करूंगा। अंजलि शहर में रहने वाले जाने माने रईस हरीश की बेटी है। नरेश ने अंजलि की संपत्ति देखकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी की थी। अगले दिन अंजलि अपने ससुराल में अपने बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। कुछ दिन बाद अंजलि को उसकी माँ मेनका का फोन आता है। माँ, कैसी हो आप? बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। जब से तू गई है तब से मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा। दोनों काफी समय तक बातें करते रहते हैं। थोड़े समय बाद अंजलि फोन काट देती है और रोने लगती है। तभी वहां नरेश आता है। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? माँ की बहुत याद आ रही है। ओहो, तुम रोना बंद करो, हम कल तुम्हारे मायके जाएंगे। अगले दिन नरेश अंजलि को लेकर शहर में उसके मायके आ जाता है। दोनों 2 दिन तक वहीं रुकते हैं। अंजलि, अब हमें चलना होगा। दामाद जी, मेरी बेटी को कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए ना। मैंने कभी अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं होने दिया। माँ जी, आप रोइए मत, 2 दिन बाद मैं फिर अंजलि को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। नरेश अंजलि को लेकर अपने घर आता है। 2 दिन बाद, बेटा सुन, तू कैसे भी करके बहू के मायके में घुस जा। बस एक बार तू वहां घुस गया ना, उसके बाद बहू के पिता की सारी संपत्ति हमारी। अगले दिन सुबह अंजलि टिफिन लेकर बाहर आती है। जल्दी लौट कर आना जी। नरेश घर से तो निकलता था काम के लिए, पर सारा दिन लोगों को चूना लगाने के अलावा कुछ नहीं करता था। बस जल्द से जल्द रईस बनने के सपने देखता रहता था। कब तक मैं लोगों को चूना लगाता रहूंगा? कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा अंजलि के मायके में घुसने के लिए। हाँ। नरेश और उसके परिवार वाले बड़े ही लालची लोग हैं। उनकी नजर अंजलि के पिता की संपत्ति पर थी। रात का समय। अब अंजलि, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, कल वहीं रहूंगा। जी, आप शहर जा ही रहे हो तो आप अपने सास ससुर के घर ही रुकिए, माँ को अच्छा लगेगा। अब तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं वहीं रुक जाऊंगा। तुम शहर माँ को फोन कर दो। तभी अंजलि माँ को फोन पर बता देती है। अगले दिन नरेश बस स्टैंड पर टाइम पास करता है और रात होते ही अपने ससुराल चला जाता है। दामाद जी, आइए आइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आपके लिए बढ़िया सा लजीज पकवान बनवाए हैं। नरेश मजे से लजीज लजीज पकवान खाता है और दोनों पैर तान कर मजे से हरीश के घर में एक बड़े से आलीशान कमरे में लेट जाता है। बस कुछ दिन और, उसके बाद ये कमरा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब ये सिलसिला ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। एक शाम, दामाद जी, जब आपका कारोबार इस शहर में इतना चल रहा है तो आप अंजलि को भी लेकर यहीं आ जाइए ना। ठीक है माँ जी, मैं अंजलि को भी यहीं लेकर आ जाता हूँ। अगले दिन नरेश अंजलि को लेकर उसके मायके आता है और दोनों पति पत्नी वहीं रहने लगते हैं। एक शाम नरेश थका हारा घर आता है। क्या हुआ जी? अंजलि, मुझे कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अंजलि, अब मेरा कारोबार तो चल नहीं रहा, अब मैं इसे बंद करके यहीं कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेता हूँ। रात का समय। अब मैं मजे से यहाँ जीवन भर बैठकर खाऊंगा और सोऊंगा। नरेश इतना बड़ा खेल रच रहा था और इस खेल के बारे में अंजलि को पता ही नहीं था। अगले दिन। माँ जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, वो इतने दिन से कमाई नहीं हुई ना, तो मैं घर पर पैसे नहीं भेज पाया। मुझे घर पर थोड़े पैसे भेजने थे। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, आखिर तुम हमारे दामाद हो। सुनिए जी, दामाद जी को 30,000 रुपए दे दीजिए। क्या 30,000 रुपए? हाँ हाँ, इन्हें अपने घर वालों को पैसे भेजने हैं। हमारे रहते आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, हम हर महीने आपको 30,000 रुपए दिया करेंगे। आप वो पैसे अपने माता पिता को भेज देना। धन्यवाद माँ जी। रात का समय। मेनका हरीश अपने कमरे में थे। मेनका, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम्हें क्या जरूरत थी दामाद जी को ये कहने की कि हम हर महीने उन्हें 30,000 रुपए देंगे? पैसे क्या पेड़ पर लगाते हैं कि जब मन करा तोड़ लिए? तो क्या हुआ, आखिरकार वो हमारे दामाद हैं। और हाँ, हमारा घर, फैक्ट्री, ये सब भी तो हमारी इकलौती बेटी और दामाद जी का ही तो है। तभी दरवाजे के पास खड़ा नरेश ये सुन लेता है। क्या
ससुर जी का एक फैक्ट्री भी है? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर दामाद जी को इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत है? अगर तुम उन्हें ऐसे ही पैसे देते रहोगी तो वो आलसी निकम्मा नकारा हमारी छाती पर बैठकर रोटियां सेकेगा। हाँ जी, वो हमारे दामाद हैं, उनके बारे में ऐसी बातें करना भी पाप है। वो हमारी अंजलि को हमारे पास रहने दे रहे हैं, ये एहसान दिखाई नहीं दे रहा आपको? मेनका, तुम समझने की कोशिश करो। अरे तुम बेटी के प्यार में पागल हो गई हो। मेनका बेड पर लेट जाती है। ये मेनका तो मेरी सुन ही नहीं रही, अब मुझे ही कुछ करना होगा। बाहर खड़ा नरेश ये सारी बातें सुनकर अपने कमरे में चला जाता है। ससुर जी माँ जी को मेरे खिलाफ बहका रहे हैं। अगर माँ जी उनके बहकावे में आ गई तो मेरा सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अगले दिन सब घर में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। दामाद जी, आपको कोई काम मिला कि नहीं? तलाश जारी है ससुर जी। जी, आप दामाद जी को अपनी फैक्ट्री का देखरेख का काम दे दीजिए ना। वैसे भी आप इस काम के लिए किसी को ढूंढ रहे थे ना। हाँ पिताजी, ये सही रहेगा, ये बहुत अच्छे से संभाल लेंगे सारा काम। मैं इस लालची घोड़े को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये दोनों इसे मेरे साथ बांधे जा रहे हैं। फिर क्या था, ना चाहते हुए भी हरीश नरेश को अपनी फैक्ट्री का काम सौंप देता है। थोड़े समय बाद नरेश अपने ससुर की फैक्ट्री में जाता है जहाँ काफी सारे मजदूर काम कर रहे थे। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी साड़ियाँ बन रही है। चलो, एक रास्ता और मिल गया 1-2 का 4 करने का। नरेश अपने पिता को कॉल करता है। बाबा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। अब मैं रोज आपको कई सारी साड़ियाँ भेजूंगा और आप उन्हें गांव में बेचना। फिर क्या था, नरेश चोरी छुपे साड़ियों के बॉक्स गाड़ी में भरकर चुपचाप अपने गांव भेजता रहा और हरीश को चूना लगाता रहा। इस बात की हरीश को कानो कान खबर नहीं हुई। ये सिलसिला ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर नरेश को फैक्ट्री से साड़ियों के बॉक्स चुराते देख लेता है। सेठ जी का दामाद रोज रोज इतने सारे साड़ियों के बॉक्स कहाँ भेजता है? सेठ जी को बताना पड़ेगा। शाम का समय, किशन हरीश के पास जाता है। अरे किशन, तुम यहाँ? मालिक, आपके दामाद रोज रोज फैक्ट्री से साड़ी के 4-5 बॉक्स गाड़ी में भरकर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। क्या? जी मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लालची घोड़े पर तो मुझे पहले से ही शक था। रात का समय, सब घर में थे, तभी नरेश घर आता है। दामाद जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। अरे जहर खिला इसे। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक कह रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ा आस्तीन का सांप है। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। अरे मुझे तो इस पर पहले से ही शक था कि ये हमारी संपत्ति हड़पने आया है। इसकी गंदी नजरों को मैंने पहले ही पढ़ लिया था। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप मेरे पति के बारे में? बेटा, तेरा ये पति एक नंबर का चोर उचक्का धोखेबाज इंसान है। ये रोज मेरे फैक्ट्री से हजारों रुपए की साड़ी बाहर भेजता है। क्या? हाँ, अरे वो तो भला हो फैक्ट्री में काम करने वाले किशन का, जिसने इसे साड़ियों के बॉक्स बाहर भेजते देख लिया। नरेश जी, क्या ये सब सच है? अरे बाप रे, अब तो बहुत बुरा फंस गया मैं। अब क्या करूं? बोल, जवाब दे। अरे ससुर जी, आप ये झूठ मत बोलिए। मैंने माँ जी और अंजलि को कुछ नहीं बताया है। क्या? क्या मतलब हमें नहीं बताया? अब जाने दो माँ जी, अब ससुर जी की इज्जत खराब हो जाएगी। अरे क्या इज्जत चली जाएगी? क्या किया है मैंने? दामाद जी, जो भी बात है आप साफ साफ बोलिए। माँ जी, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, पर ससुर जी ने मुझे मजबूर कर दिया। दरअसल ससुर जी का किसी और महिला के साथ चक्कर चल रहा है और आज मैंने ससुर जी को रंगे हाथों उस महिला के साथ उसकी बाहों में बाहें डालते हुए देख लिया था। ये सुनकर मेनका के होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ, इसलिए ससुर जी मुझ पर झूठा चोरी का आरोप लगा रहे हैं ताकि मुझे घर से बाहर निकाल सके। अरे ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं और औरतों के साथ चक्कर चल रहे इनके। अरे मेनका, ये सब झूठ है, बकवास है। अरे मेरा किसी भी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। चुप रहिए आप। दामाद जी क्यों झूठ बोलेंगे? आपका जरूर किसी महिला के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो कहूँ इस बुढ़ापे में रोज शीशे के सामने खड़े होकर इतना क्यों सजा सवरा करते हो? फिर क्या था, मेनका ने पूरे घर में तमाशा खड़ा कर दिया और हरीश को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेनका, अरे मेरी बात तो सुनो मेनका।
हरीश आंगन में खड़ा था। उस नरेश के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ। नरेश ने बड़ी चालाकी से हरीश को मेनका की नजरों से गिरा दिया था। अगले दिन किशन हरीश साथ में थे। वो नरेश साड़ियों के बॉक्स कहाँ भेजता था? वो तो पता नहीं मालिक, आपको कब से मैं कह रहा था कि फैक्ट्री में कैमरे लगवा दीजिए, पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। एक काम कर किशन। हरीश किशन को कुछ कहता है। ठीक है मालिक, समझ गया। 2 दिन बाद नरेश फैक्ट्री में आता है तो वहां एक भी मजदूर नहीं था। नरेश वॉचमैन से पूछता है, साहब, वो आपको पता नहीं कि फैक्ट्री के सभी मजदूर हड़ताल पर है? अरे वाह, मौका अच्छा है। चलो आज कई सारी साड़ियां अपने गांव पर भेज देता हूँ। नरेश 2 ट्रक बुलाता है और फैक्ट्री से साड़ियां उन ट्रकों में भरता जाता है और वो ट्रक लेकर अपने गांव चला जाता है। रात का समय नरेश अपने ससुराल आता है तो वहां हरीश पुलिस के साथ बैठा था। अब ससुर जी, अब पुलिस यहाँ? क्या हुआ अंजलि? धोखेबाज आदमी, तू हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था और हमने पिताजी की बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे पति पर इस तरह का घिनौना झूठा आरोप लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तभी हरीश फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नरेश को दिखाता है, जिसमें नरेश फैक्ट्री से साड़ियां चुरा कर ट्रक में भर रहा था और गांव भेज रहा था। आस्तीन के सांप, वो तो अच्छा हुआ मैंने किशन के कहने पर कल फैक्ट्री में कैमरे लगा दिए थे और सारे मजदूरों को छुट्टी दे दी थी ताकि तू चोरी करे और तेरी सच्चाई सामने आए। ये सुनकर नरेश वहां से भागने लगता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। कहाँ भागे जा रहे हो नरेश? इस ससुराल की रोटी तो तूने बहुत खा ली, अब चल तुझे असली ससुराल की रोटी खिलाता हूँ। पुलिस नरेश को लेकर चली जाती है। तभी मेनका, अंजलि हरीश से माफी मांगते हैं और नरेश अपने पापों की सजा जेल में बिताता है।